नेपाल की वो घटना जिससे पूरा नेपाल हिल गया था। आज हम आपको नेपाल की ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ये घटना करीब 14 साल पुराना है। ये घटना नेपाल के इतिहास की शायद सबसे खूनी कहानी भी कहलाती है। अगर नेपाल के राजशाही खानदान के कत्ल के किस्से को अलग कर दिया जाए तो ये ऐसी कहानी है जिसको लेकर पूरे नेपाल में जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला था। तो आखिर ये पूरी घटना क्या थी, कब और कैसे घटी थी और इस पूरे मामले में क्या हुआ था, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्राइम की ये कहानी साल 2009 की है। हालांकि इस कहानी की शुरुआत तो उससे भी पहले ही हो जाती है। काठमांडू में एक टीचर था जिसका नाम था बीरेन श्रेष्ठा। बीरेन श्रेष्ठा का जन्म 1966 के आसपास भारत के दार्जिलिंग में हुआ था। इसका असल नाम बीरेन प्रधान है। जब इसकी उम्र 20 साल थी तब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में नेपाल चला जाता है। वैसे तो भारत में इसका परिवार पैसे वाला था, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, इसलिए वह नेपाल आ गया था। नेपाल आने के बाद बीरेन एक कॉलेज में साइंस टीचर बन जाता है और जल्द ही नेपाल में वह एक घर भी ले लेता है। बीरेन का ये घर बहुत बड़ा था, जिस वजह से अपने घर की कई हिस्सों को किराए पर दे देता है। उसके घर के किराएदारों में से एक परिवार था, श्रेष्ठा परिवार। उस परिवार में पति पत्नी के साथ उनकी एक बेटी थी जो स्कूल में पढ़ रही थी और उसका नाम था ख्याति श्रेष्ठा। ख्याति पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। कुछ साल तक ख्याति अपनी माता पिता के साथ इसी घर में रहती है। बीरेन ख्याति की माता पिता के अनुरोध पर ख्याति को घर पर ट्यूशन भी पढ़ाने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन बीरेन अपना घर बेच देता है। इस कारण ख्याति अपने माता पिता के साथ इस घर को छोड़कर विराटनगर रहने चली जाती है। जबकि अपना घर बेचने के बाद बीरेन कहाँ जाता है ये ख्याति के परिवार वालों को नहीं पता चलता है। इस समय ख्याति 10वीं कक्षा में थी। ख्याति के माता पिता उसकी अच्छी शिक्षा के लिए विराटनगर से नेपाल की राजधानी काठमांडू चले जाते हैं और वहां किराए के घर में रहने लगते हैं और ख्याति का दाखिला जुबिलेंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा देते हैं। इसी बीच 5 जून 2009 को ख्याति के मोबाइल पर एक मैसेज मिलता है। उस मैसेज में लिखा था कि आपने एक मशहूर वुमेन मैगजीन की ओर से आयोजित लकी ड्रा में 20,000 नगद और नेपाल के सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस पोखरा की टिकट जीती है। इसके कुछ ही देर बाद ख्याति के मोबाइल की घंटी बजती है और जब वह फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आती है। फोन रिसीव करते ही वह महिला मैसेज में लिखी गई बात को दोहराती है और कहती है कि मैं इस मैगजीन की ऑफिस से बात कर रही हूं। अगर आप जीती हुई इनाम की राशि और पोखरा की टिकट लेना चाहती हैं तो आपको इस एड्रेस पर आना होगा। जैसे ही ख्याति श्रेष्ठ को यह मैसेज मिलता है और फोन आता है तो वह काफी खुश हो जाती है और इस मैसेज के बारे में वह अपने माता पिता को भी बताती है। जब ख्याति के माता पिता यह बात सुनते हैं तो वह भी काफी खुश होते हैं और तय करते हैं कि ख्याति इनाम की राशि और पोखरा की टिकट जरूर लेने जाएगी। इसके बाद ख्याति श्रेष्ठ वहां जाने की तैयारी में लग जाती है और तय समय पर अपने घर की नौकर राम को लेकर निकल जाती है। कुछ घंटे के सफर के बाद ये दोनों उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। नौकर राम ख्याति को वहीं पर ड्रॉप कर देता है और चला जाता है, क्योंकि फोन पर यह बात भी बता दी गई थी कि इन सब प्रक्रिया में काफी समय लग जाएगा। इसलिए ख्याति अपने घरेलू नौकर को वापस घर भेज देती है। बताए गए एड्रेस पर पहुंचने के बाद ख्याति कुछ देर इंतजार करती है। तभी एक महिला वहां आती है जो खुद को वुमेन मैगजीन की ओर से बताती है और एक बार फिर से ख्याति को इनाम जीतने की बधाई देती है। साथ ही इनाम की राशि और टिकट लेने के लिए साथ में चलने को कहती है। इसके बाद वह महिला ख्याति को लेकर एक अपार्टमेंट में चली जाती है, जहां कमरे के अंदर जाते ही ख्याति की नजर एक पुरुष पर पड़ती है। इस पुरुष को देखते ही ख्याति चौंक जाती है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि बीरेन प्रधान था, जो कुछ वक्त पहले तक ख्याति का मकान मालिक हुआ करता था और ख्याति उसे अंकल बुलाती थी। बीरेन प्रधान भी ख्याति को देखकर चौंकने का नाटक करता है। थोड़ी बातचीत करने के बाद बीरेन प्रधान ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। चूंकि ख्याति पहले से ही बीरेन को पहचानती थी, लिहाजा उसकी ऑफर की गई कोल्ड ड्रिंक को मना नहीं करती है और बेहिचक पी जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीते ही ख्याति बेहोश हो जाती है,
क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। ख्याति के बेहोश होने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता और उधर वक्त गुजरता जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन ख्याति घर नहीं लौटती है। घर पर ख्याति के माता पिता इस इंतजार में थे कि उनकी बेटी अब इनाम की राशि लेकर लौटेगी, क्योंकि ख्याति ने पहले ही बता दिया था कि सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में कुछ अधिक समय लग सकता है, इसलिए यह लोग ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। फिर भी दिल में कुछ घबराहट जरूर थी। शाम के बाद अब अंधेरा कुछ ज्यादा फैल चुका था, लेकिन ख्याति अब तक घर नहीं लौटी थी। इसीलिए ख्याति के माता पिता ख्याति की तलाश में लग जाते हैं। अभी यह लोग अपनी बेटी की तलाश में लगे हुए थे कि तभी ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही ख्याति के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस मैसेज में लिखा हुआ था कि ख्याति को किडनैप कर लिया गया है। अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत जिंदा वापस पाना चाहते हो तो तुरंत 10 लाख नेपाली रुपए का इंतजाम कर लो। मैसेज में यह भी साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर तुमने इस बात की जानकारी पुलिस को या किसी और को दी तो ख्याति को जान से मार दूंगा। यह मैसेज देखते ही वो पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और तुरंत ख्याति की मां को इस बारे में बताते हैं। ये दोनों पहले तय करते हैं कि वह इस किडनैपिंग की जानकारी पुलिस को देंगे, लेकिन फिर अपना इरादा बदल देते हैं, क्योंकि किडनैपिंग और मर्डर के ऐसे अनगिनत किस्से उन्होंने देख और सुन रखे थे, जहां किडनैपर ने सिर्फ इसलिए बच्चों को मार दिया था क्योंकि उन्होंने किडनैपिंग की जानकारी पुलिस को दे दी थी। ख्याति के किडनैपर ने भी साफ साफ अपने मैसेज में लिख दिया था कि अगर पुलिस को इस बारे में बताया तो ख्याति श्रेष्ठा को जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए ख्याति के माता पिता पुलिस के पास जाने के विचार बदल देते हैं और 10 लाख रुपए के इंतजाम में लग जाते हैं। किडनैपर ने उन्हें मैसेज में सिर्फ ख्याति की किडनैपिंग और अपनी डिमांड के बारे में बताया था। ये नहीं बताया था कि पैसे लेकर कहां आना है। इसलिए ख्याति के माता पिता पैसे का तो इंतजाम कर लेते हैं, मगर उन्हें अब तक नहीं पता था कि पैसे लेकर जाना कहां है। वह सभी इंतजार करते रहते हैं कि अब मैसेज आएगा, मगर देर रात तक उन्हें कोई मैसेज नहीं मिलता है। कई बार यह लोग उस नंबर पर फोन भी करने की कोशिश करते हैं, मगर कामयाब नहीं हो पाते हैं। इन सब में रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। ख्याति के माता पिता अभी इंतजार में बैठे हुए थे कि आगे क्या करना है। तभी उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा हुआ था कि 10 लाख रुपए लेकर तुम बुटवल पहुंच जाओ। दरअसल बुटवल नेपाल में ही एक जगह है जो काठमांडू से लगभग 270 किलोमीटर दूर है। मैसेज मिलते ही ये सभी तुरंत पैसे लेकर बुटवल के लिए निकल जाते हैं। बुटवल पहुंचने के बाद किडनैपर थोड़ी देर बाद फिर मैसेज करता है कि पैसे बुटवल नहीं बल्कि चितवन लेकर आओ। बुटवल से चितवन की दूरी लगभग 160 किलोमीटर थी। ख्याति के माता पिता बिना कोई ब्रेक लिए कई घंटे का सफर तय करने के बाद चितवन पहुंचते हैं। चितवन पहुंचते ही किडनैपर को वो इस बात की जानकारी देते हैं कि वह यहां आ गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद किडनैपर एक बार फिर से उन्हें मैसेज करता है और कहता है कि पैसे यहां नहीं बल्कि सुनौली पहुंचाना है। अब चितवन से सुनौली की दूरी लगभग 155 किलोमीटर थी। ये लोग पैसे लेकर सुनौली पहुंचते हैं, मगर यहां पहुंचते ही एक बार फिर से उन्हें मैसेज मिलता है कि ये पैसे लेकर तुम दार्जिलिंग पहुंचो। मतलब अब उन्हें पैसे लेकर नेपाल की बजाय भारत आने को कहा गया। सुनौली से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 650 किलोमीटर थी। ख्याति के माता पिता के अलावा उनके साथ उनका घरेलू नौकर राम भी था। ये तीनों पहले ही कई किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे और बुरी तरीके से थक भी चुके थे, मगर बेटी के ख्याल ने इन्हें जगाए रखा था। अब ये तीनों दार्जिलिंग भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर 10 लाख रुपए के साथ बॉर्डर पार करना आसान नहीं था। मगर फिर भी पूरी हिम्मत के साथ ये लोग दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद वह लोग किडनैपर को मैसेज करते हैं, जिस पर किडनैपर उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद फिर से मोबाइल की घंटी बजती है और इस बार मैसेज में लिखा होता है कि पैसे लेकर काकरभिट्टा आओ, यानी उन्हें वापस फिर से नेपाल आने के लिए कहा गया था। ये लोग अब नेपाल के लिए निकल जाते हैं। काकरभिट्टा पहुंचने के बाद एक बार फिर से यह लोग किडनैपर को इस बात की जानकारी देते हैं और हमेशा की तरह किडनैपर फिर से इन्हें इंतजार करने के लिए कहता है, मगर इस बार जो उन्हें मैसेज मिलता है उसमें काकरभिट्टा शहर के ही एक होटल का एड्रेस था। यह जगह वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। मैसेज में लिखा हुआ था कि पैसे लेकर इस होटल पहुंचो, वहीं तुम्हें यह पैसा किसी को देना है। इसलिए ख्याति के माता पिता पैसे लेकर उस होटल के करीब पहुंच जाते हैं। जैसे ही यह सभी होटल के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें एक मैसेज आता है और इस मैसेज में एक बात खास तौर पर लिखी हुई थी
जिसके मुताबिक फिरौती लेकर ख्याति के पिता नहीं आएंगे बल्कि उसकी मां जाएगी। मां अपने नौकर राम को साथ लेकर फिरौती के 10 लाख रुपए के बैग को लेकर होटल के अंदर चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद उनकी नजर बीरेन प्रधान पर पड़ती है। तभी उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि पैसों के साथ नौकर राम को होटल के एक खास हिस्से में भेजा जाए। और उस मैसेज में साफ साफ ये भी लिखा था कि मां को आने की जरूरत नहीं है। इधर होटल के बाहर ख्याति के पिता इस उम्मीद में बैठे थे कि राम उन लोगों को पैसा देगा और साथ में उनकी बेटी को लेकर होटल से निकलेगा। मगर थोड़ी देर बाद वह देखते हैं कि राम खाली हाथ और अकेले ही वापस लौट रहा है। किडनैपर को फिरौती की 10 लाख रुपए देने के बाद बेटी की रिहाई की उम्मीद के साथ ख्याति के माता पिता काकरभिट्टा से अपने घर काठमांडू के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब यह काठमांडू अपने घर पहुंचते हैं तो इन्हें काफी निराशा होती है क्योंकि ख्याति का कोई अता पता नहीं था। इसके बाद ये लोग कुछ देर इंतजार करते हैं कि कुछ देर में ख्याति आ जाएगी, लेकिन उनका इंतजार लंबा ही होता जा रहा था। अब उनके पास सिवाय इंतजार के कुछ भी नहीं बचा था। पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से शाम और शाम से रात होती जाती है, लेकिन बेटी वापस नहीं आती है और ना ही उसके आने की कोई खबर आती है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस नंबर से अभी तक मैसेज आ रहे थे, पैसे मिलने के बाद उस नंबर से मैसेज भी आने बंद हो जाते हैं। बुरे ख्यालों में डूबे ख्याति के माता पिता दोनों परेशान हो जाते हैं। वह रुक रुक कर किडनैपर को फोन करते हैं, मगर नंबर बंद बताता है। नंबर बंद होने के बावजूद ये पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि उन दोनों को इस बात का डर सता रहा था कि अगर गलती से भी पुलिस को बता दिया तो कहीं उनकी बेटी के वो मार देगा। फिर भी जब लंबा इंतजार करने के बाद उसका फोन नहीं लगता है और ना ही ख्याति वापस आती है, तो मजबूरन ख्याति के माता पिता पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी के अगवा किए जाने की रिपोर्ट लिखवाते हैं और साथ ही पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। अब पुलिस ख्याति के माता पिता से पूछताछ करती है और पूछती है कि ख्याति को मैसेज आने के बाद से किडनैपिंग के पैसा देने तक उन्होंने कुछ ऐसी चीज देखी जो आपको थोड़ी अजीब लगी हो। जिस पर ख्याति के पिता बताते हैं, नहीं, उन्हें तो कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन वही ख्याति की मां कहती हैं कि जब वह लोग दार्जिलिंग से काकरभिट्टा आए थे और किडनैपर की बताए होटल में गए थे, तब वहां पर मेरी नजर बीरेन प्रधान पर पड़ी थी और उसे वहां देखकर उन्हें अजीब भी लगा था। इस पर पुलिस कहती है कि इसमें अजीब क्या है? तो ख्याति की मां ने बताया कि कभी वो लोग वीरेन के घर में ही बतौर किराएदार रहते थे। इस पर पुलिस वाले ख्याति की मां से कहते हैं, जब आपने उसे देखा तो उसे टोका क्यों नहीं? इस पर ख्याति की मां कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि ख्याति की किडनैपिंग की खबर किसी भी अन्य व्यक्ति को हो, क्योंकि इससे ख्याति की जान को खतरा हो सकता था। ये सब जानने के बाद पुलिस आगे अपनी काम बढ़ाती है, लेकिन शुरुआती कई दिनों की जांच में पुलिस को ख्याति का कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस शक के आधार पर बीरेन प्रधान के बारे में पता लगाना शुरू करती है, मगर वीरेन का कोई अता पता नहीं चलता है। इसी बीच पुलिस की पूरी टीम बीरेन प्रधान की सारी कुंडली खंगाल डालती है। तब पता चलता है कि वीरेन काठमांडू में ही एक किराए के घर में रहता है। जब पुलिस उसके घर पर जाती है तो पता चलता है कि वो घर पर है ही नहीं। दिन गुजरते जा रहे थे। ख्याति के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और पुलिस की दौड़ भाग भी खाली जाती दिखाई दे रही थी। इसी बीच पुलिस को अलग अलग इलाके से इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलने की खबर मिलती है। हैरानी की बात यह थी कि ये इंसानी लाश के टुकड़े काठमांडू से दूर दूर जंगली और वीरान इलाकों में ही मिल रहे थे। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उसे एक जगह हाथ के 2 टुकड़े मिलते हैं। कुछ दिनों बाद उस जगह से दूर पैर के 3 टुकड़े मिलते हैं। इस तरह कई दिनों तक लगभग 17 किलोमीटर के एरिया में मानव शरीर के छोटे छोटे टुकड़े मिलते रहते हैं। पुलिस इन टुकड़ों को समेटती रहती है। अब ख्याति को लापता हुए 15 दिन गुजर चुके थे, लेकिन पुलिस के पास अब भी ख्याति का कोई सुराग नहीं था और ना ही बीरेन के बारे में पुलिस को कुछ जानकारी हाथ लगी थी। इसी बीच पुलिस को कुछ राहगीरों ने एक इंसानी सिर के मिलने की खबर दी। ये सर पूरी तरह खराब हो चुका था। अब पुलिस अलग अलग जगह पर मिले गए सभी टुकड़ों और सर को एक साथ जोड़ती है। फिर भी पता नहीं चल पाता है कि यह लाश किसकी है, क्योंकि खोपड़ी की हालात पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और पहचानना लगभग असंभव था। अब पुलिस पहले से कई गुना ज्यादा फोर्स सिर्फ बीरेन को खोजने में लगा देती है। पुलिस की कोशिश इस बार कामयाब होती है और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए काठमांडू के ही एक जगह से बीरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
बीरेन को गिरफ्तार करते ही पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। पुलिस जो भी सवाल करती थी, वीरेन उसका सही और सटीक जवाब देता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वीरेन पूरी तैयारी के साथ ही पुलिस के पास आया है। इसी सवाल जवाब के बीच जब पुलिस वीरेन से पूछती है कि तुम उस दिन काकरभिट्टा के होटल में क्या कर रहे थे, तो इस पर वो चौंक जाता है और इधर उधर की बातें बनाने लगता है, जबकि पूछताछ के दौरान उसने उस दिन कहीं और होने की बात पुलिस को पहले ही बताई थी। ऐसे में वो पुलिस के सवाल पर फंसने लगता है और अंत में साफ हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। अब पुलिस शक्ति के साथ बीरेन से पूछताछ का सिलसिला शुरू करती है। पुलिस की शक्ति के आगे बीरेन टूट जाता है और उसे सच बोलना ही पड़ता है। और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर पूरे नेपाल के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बीरेन बताता है कि दार्जिलिंग में उसका संबंध एक ऐसे परिवार से है जो काफी पैसे वाला था और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह लगभग 20 साल पहले नेपाल अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आया था। यहां भी उसने एक कॉलेज में साइंस टीचर के तौर पर अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी और अच्छा पैसा भी कमाने लगा था। यहां उसने अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया था। बीरेन के बयान के अनुसार उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी कि इसी बीच वह मजे के लिए एक दिन एक कैसीनो में जुआ खेलने गया, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इस कारण उसका यह शौक धीरे धीरे उसकी आदत बनती चली गई और उस पर जुए का ऐसा जुनून सवार हुआ कि धीरे धीरे वह अपना सारा पैसा हारता चला गया। सभी जमा पूंजी हारने के बाद बीरेन अपने दोस्तों और जान पहचान वालों से कर्ज लेना शुरू कर देता है और वह लाखों रुपए भी जुए में हार जाता है। जब उसके पास कर्ज का लिया गया पैसा भी खत्म हो जाता है और लोग कर्ज देने से मना करने लगते हैं और कर्ज वापस मांगना शुरू कर देते हैं। तो इसी चक्कर में एक दिन अचानक वह अपना घर बेच देता है, लेकिन उस पर कर्ज इतना बढ़ चुका था कि घर बेचकर भी कर्ज नहीं चुक पाता है। बीरेन की हालत काफी बुरी हो चुकी थी और वो काठमांडू में ही एक किराए के घर में रह रहा था। उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। वह दार्जिलिंग में भी अपने घर वालों से काफी पैसे ले चुका था, इसलिए वहां से भी उसे मदद मिलनी बंद हो गई थी। बीरेन जुए की लत की वजह से कर्ज के दलदल में बुरी तरीके से फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी बीच उसे किसी से पता चलता है कि जिस ख्याति श्रेष्ठा का परिवार उसके यहाँ कभी बतौर किराएदार रहता था, वो लोग इसी काठमांडू शहर में उसके घर से कुछ ही दूरी पर रह रहे हैं। इसी के बाद बीरेन ख्याति के घर मिलने जाता है। बीरेन यहाँ इस उम्मीद में आया था कि वर्षों के बाद इन लोगों से उनकी मुलाकात भी हो जाएगी और शायद कुछ कर्ज भी मिल जाएगा। मगर यहाँ आकर जो बातें उसे पता चलती हैं, उसे सुनकर बीरेन कर्ज मांगने का प्लान बदलकर कुछ और मन बना लेता है। पुलिस पूछताछ के दौरान बीरेन बताता है कि जब 5 जून 2009 को वह ख्याति श्रेष्ठा के घर जाता है तो पता चलता है कि ख्याति के माता पिता ने ख्याति के फ्यूचर को लेकर काफी बड़े बड़े प्लान बनाए हैं। दरअसल ख्याति के माता पिता बीरेन को बताते हैं कि वह अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा के लिए बहुत जल्द विदेश भेजने वाले हैं। इस पर बीरेन कहता है कि विदेशों में पढ़ने के लिए तो काफी पैसा खर्च होगा। इस पर ख्याति के पिता बीरेन को बताते हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ख्याति को विदेश भेजने के लिए उन्होंने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी भी बेच दी है और अपनी कमाई से भी कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। जब बीरेन को ख्याति के पिता की पूरी प्लानिंग पता चलती है तो उसे एक बात समझ आ जाती है कि इन्होंने काफी पैसा जमा कर रखा है, इसलिए वह कर्ज मांगने का प्लान बदलकर दूसरे तरीके से उनसे पैसा निकालने के लिए प्लान बनाने में लग जाता है। और इसी बीच उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और यह आइडिया था ख्याति श्रेष्ठा की किडनैपिंग का। बीरेन यहां से सीधे अपने घर जाता है और पूरी प्लानिंग बनाने के बाद अपने मोबाइल से ख्याति के मोबाइल पर वही वुमेन मैगजीन की ओर से आयोजित लकी ड्रा में 20,000 नगद और पोखरा की एक टिकट जीतने की बात मैसेज कर देता है। इसके बाद बीरेन मरीना शाक्या नाम की अपनी एक पुरानी स्टूडेंट को फोन करता है और उससे कहता है कि इस नंबर पर फोन करके मैसेज वाली बात दोहराव, यानी मैसेज के बाद ख्याति को फोन करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मरीना शाक्या थी। इसके बाद साजिश के तहत बीरेन ख्याति को एक अपार्टमेंट में बुलाता है। यहाँ भी सबसे पहले ख्याति की मुलाकात मरीना शाक्या से ही होती है। जब मरीना ख्याति को लेकर अंदर आती है तो कमरे के अंदर बीरेन बैठा होता है। इसके बाद की कहानी आपको पता ही है। जब बीरेन ख्याति को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है और वह कोल्ड ड्रिंक पी लेती है, लेकिन जैसे ही वह कोल्ड ड्रिंक पीती है वह बेहोश हो जाती है।
ख्याति के बेहोश होने के बाद बीरेन ही ख्याति के पिता को किडनैपिंग वाला मैसेज करता है और वही ख्याति के माता पिता को पैसे एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाने को मजबूर करता रहता है। जब पुलिस बीरेन से पूछती है कि तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो अब तक ख्याति घर वापस क्यों नहीं आई, इस पर वह बताता है कि आप जो पिछले 15 दिनों से मानव शरीर के अंग अलग अलग जगहों से जमा कर रहे हैं वो किसी और के नहीं बल्कि ख्याति के ही है, और वो किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही फेंके हैं। बीरेन बताता है कि जैसे ही ख्याति कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हुई थी उसी के 1 घंटे के अंदर ही मैंने उसकी हत्या कर दी थी और अगले 4 दिन के अंदर उसके शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंकना शुरू कर दिया था। शव को अलग अलग फेंकने का मकसद ये था कि पुलिस कभी भी शव की पहचान न कर पाए। इस मामले का सबसे हैरत अंगेज पहलू ये है कि ख्याति के बेहोश होने के महज 1 घंटे के भीतर ही बीरेन ने उसका कत्ल कर दिया था और हत्या के करीब 4 से 5 घंटों के बाद उसने ख्याति की लाश को टुकड़ों में तब्दील कर दिया था और उसके बाद उसने फिरौती का पहला मैसेज किया था, यानी ख्याति को मारने के बाद उसकी सही सलामत वापसी के लिए 10 लाख रुपए उसने मांगे थे। बीरेन के इस कत्ल के खुलासे के बाद पूरे नेपाल के छात्र और छात्राओं में जबरदस्त गुस्सा था। वो बीरेन प्रधान और मरीना शाक्या को हाथों हाथ मारकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। कई बार दोनों को कोर्ट के रास्ते में लोगों ने हमले तक कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस को बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। उधर अदालत ने भी इस मामले में बहुत तेजी दिखाई और 1 साल के अंदर अंदर पूरी सुनवाई कंप्लीट कर ली जाती है। आखिरकार ख्याति को अगवा करने और उसका कत्ल करने के इल्जाम में अदालत बीरेन प्रधान को 39 साल की सजा सुनाती है, जबकि इस कत्ल के मामले में साथ देने वाली मरीना शाक्या को अदालत 20 साल की सजा सुनाती है। हालांकि मरीना शाक्या ने अदालत के सामने कहा कि उसे बीरेन ने धमकी दे रखी थी और साथ ही उसे कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अदालत ने उसकी इस दलील को नहीं मानी। कहा जाता है कि इस एक घटना ने नेपाल के लोगों का सोचने का तरीका बदल दिया था और साथ ही नेपाल के इतिहास में ये शायद इकलौता ऐसा मर्डर केस है जिसने लोगों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। तो आपको ये सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।